Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th history 3rd chapter and part 2 video. I have already discussed about part 1 video history. So you move to playlist and fastly learn part 1 video, then you will start part 2 video. तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का वीडियो, पार्ट 1 का वीडियो तो ऑलरेडी मैं बताया हूँ चार्ल्स वन का डेथ तक। चार्ल्स वन का डेथ होने के बाद क्या हुआ, देखो चार्ल्स वन का डेथ हो गया। अब देखो चार्ल्स वन का डेथ होने के बाद after the execution of Charles I, England became a republic in which the king had no place. चार्ल्स वन का डेथ होने के बाद इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। लेकिन इंग्लैंड को चलाया था किसने? राजा नहीं था, फिर भी एक शासक की तरह 11 साल तक इंग्लैंड को चलाए हैं क्रॉमवेल। 11 साल तक चलाए हैं क्रॉमवेल ने। फिर क्या हुआ देखो, आफ्टर क्रॉमवेल डेथ, क्रॉमवेल का डेथ होने के बाद यानी कि उसका मौत होने के बाद द पार्लियामेंट इन्वाइटेड चार्ल्स टू। अब देखो क्रॉमवेल तो चला रही है एक शासक की तरह, 11 साल तक चलाए हैं। फिर 11 साल के बाद क्या हुआ देखो, उसका डेथ हो गया। क्रॉमवेल का डेथ होने के बाद चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू, द सन ऑफ चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू बिकम किंग, चार्ल्स टू को राजा बनाया गया। चार्ल्स टू एंड हिज ईयर जेम्स टू, और उसका उत्तराधिकार जेम्स टू को राजा बनाया गया। अगेन ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर ऑटोक्रेटिसियन रूल इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो इन दोनों को राजा बनाया गया, लेकिन पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट बनाया गया, लेकिन पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट ही है। फिर क्या हुआ देखो, द पार्लियामेंट हैज़ ऑन इट्स पार्ट कंटिन्यूड इट्स एफर्ट टू कर्ब द डेस्पोटिज्म ऑफ द किंग। इन 1688 to 89 इट इन्वाइटेड मैरी टू द डॉटर ऑफ जेम्स टू। अब देखो जेम्स टू का बेटा, चार्ल्स टू का उत्तराधिकार है जेम्स टू का डॉटर या बेटी मैरी टू को बाद में रानी बनाया गया उस जगह का। और राजा किसे बनाया गया देखो, मैरी टू का शादी हुआ था विलियम के साथ, तो उस जगह का राजा बनाया गया विलियम को और मैरी टू को। ऑरेंज ascend the throne, but it placed some strict conditions how she should rule, which Queen Mary accepted। और कुछ रूल बताया गया था रानी मैरी को कुछ रूल्स बताया गया था, और विलियम्स को ये सभी रूल्स को एक्सेप्ट कर लिए है मैरी ने। मतलब पार्लियामेंट ने जो कुछ रूल्स बताई है ये सभी रूल्स को एक्सेप्ट कर लिए है मैरी ने। फिर क्या हुआ देखो, द कंडीशंस वेयर लॉ शैल be enacted to change and new taxes to be imposed without consulting parliament। अब देखो पार्लियामेंट क्या बता रही है, पार्लियामेंट बता रही है आप लोग राज कर सकते हो इस जगह में, राजा हो रानी हो ठीक है, लेकिन आप लोग पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। मेंबर फॉर एनीथिंग दे सेड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन के विरोध आप लोग नहीं जा सकते हो। तो ये टर्म एंड कंडीशंस भी मेरी एक्सेप्ट कर लिए है। देखो मैरी टू एंड विलियम बिकम क्वीन एंड किंग ऑफ इंग्लैंड ओनली आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस कंडीशन। ये कंडीशंस भी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि किसी को हम लोग पनिशमेंट नहीं देंगे और पार्लियामेंट के विरोध हम लोग नहीं जाएंगे, ये भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। इस कारण के लिए क्या बोल रही है देखो, दिस चेंज ऑक्वर्ड विदाउट वॉर एंड ब्लड सेट, हेंस इट वाज कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब देखो इस टाइम में मैरी ने लड़ाई नहीं की, मैरी और विलियम ये दोनों मिलकर लड़ाई नहीं किए हैं, फिर भी बात को एक्सेप्ट कर लिए हैं। इस कारण के लिए इसे बोला जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी कि ये थोड़ा सा भी खून नहीं बहाया है, इस कारण के लिए इसे बोल रही है ग्लोरियस या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इसे बोला जाता है, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। फिर क्या हुआ देखो, इट सॉ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उस टाइम मोनार्की सिस्टम जो था, राजा लोगों ने शासन किया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, शासन कर रही है लेकिन सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए ये लोग शासन कर रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, फिर हुआ क्या, दिस अटेम्प्ट टू के कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द किंग एंड द पीपल ड्यूरिंग अबाउट चेंज टू पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो ये सभी जगह में कंप्रोमाइज़ करने के लिए राजा ने पार्लियामेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गया, अबाउट ए चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर दिया। इट कैन बी सीन ए स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का ही एक स्टेप है। फिर क्या हुआ देखो, देयर वेर
टू एस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। अब देखो इंग्लैंड में दो ही एस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी आने का दो ही एस्पेक्ट है। फर्स्ट क्या है, देखो द फर्स्ट वाज कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द किंग एंड रिप्लेसिंग ऑटोक्रेटिज्म विद द रूल ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। एक साइड में क्या है, देखो राजा राज कर रही है, अकेला राज कर रही है, और उस जगह में पार्लियामेंट शासन चला रही है। और सेकंड में क्या है, देखो द सेकंड वाज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी कि सभी लोगों का अपना मतदान देना, अपना मतदान देना, ठीक है, कि किसे चुनाव में किसे रखना है, किसे नहीं रखना है, किसे ये सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनाना है, ये सब कुछ। और एक अलग साइड में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बनाया गया और एक साइड में तो राजा शासन कर रही है। अलाउिंग सिटीजन टू वोट, और सभी लोगों को वोट देने का हक मिल गया। ग्रेजुअली इन 18th सेंचुरी द पार्लियामेंट एस्टेब्लिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट वाज अकाउंटेबल इट्स वर्क। और 18th सेंचुरी के बाद ये सब कुछ अकाउंटेबली ये सब कुछ काम स्टार्ट हो गया। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इवन द लेबर क्लास गॉट राइट टू वोट, और लेबर क्लास को वोट देने का हक मिल गया। 16th सेंचुरी में जो नहीं था, ये 19th सेंचुरी में सभी लेबर कास्ट को वोट देने का हक मिल गया, राइट टू वोट। And going forward into the 20th century, women could also exercise their franchise in this way. It took more than 250 years in this change to take root. अब देखो ये 250 साल में, 250 साल में ये सब कुछ चेंजेस हुआ था, यानी कि राजा लोगों ने शासन किया था। बाद में जब राजा लोगों ने अच्छे से शासन नहीं किए हैं, उस टाइम में क्या हुआ था, पार्लियामेंट के विरोध किया। पार्लियामेंट ने क्या किया, राजा को एक चार्ल्स स्वान का तो डेथ ही हो गया था उस कारण के लिए, ठीक है। और देखो बाद में ये सब कुछ करने के लिए 250 साल लग गया इन लोगों को अपना हक मिलने के लिए, डेमोक्रेसी पाने के लिए 250 साल मिल गया। फिर देखो द मिडिल क्लास एंड इट्स पॉलिटिकल व्यू। मिडिल क्लास और इसका पॉलिटिकल व्यू क्या है, मिडिल क्लास और इसका पॉलिटिकल व्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी मिलने के लिए इतना दिन क्यों लगा, लॉन्ग टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इक्वलिटी इंटरेस्टिंग द क्वेश्चन, व्हाई डिड सिमिलर चेंज टेक प्लेस इन यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर इंग्लैंड। अब देखो इंग्लैंड को जब डेमोक्रेसी मिल गया, बात क्या है, देखो इंग्लैंड को जब डेमोक्रेसी मिल गया तब सभी अलग अलग कंट्री ने भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए कि उन लोगों को अगर डेमोक्रेसी मिल सकता है तो हम लोगों को भी तो मिल सकता है। इस कारण के लिए फर्स्ट इंग्लैंड में मिला, आफ्टर ऑल कंटिनेंट में, ऑल उस यूरोप कंटिनेंट में जितने सारे कंट्री है सभी कंट्री में डेमोक्रेसी मिलना स्टार्ट हो गया। हु वर द लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल, व्हाट इंस्पायर्ड देम। और ये सब कुछ करने के लिए कोई लीडर बना और ये स्ट्रगल किया, ठीक है। फिर देखो द लीडिंग रोल द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी प्लेड ए मिडिल क्लास। और देखो ये डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया है मिडिल क्लास के लोगों ने। तो मिडिल क्लास के लोगों ने कौन कौन है ये भी हम लोगों का जानना बहुत ही जरूरी है। चलो बाद में मैं बता रहा हूँ मिडिल क्लास में क्या क्या है। हुज एमरजेंस है डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर। ये सब कुछ तो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ लिए हो। फिर देखो देयर वेर ऑल्सो स्मॉल लैंड ओनर्स वर टाइड टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर फार्म प्रोड्यूस। अब देखो जो छोटे छोटे लैंडवार्स है, जमींदार है, उन लोगों ने क्या करते थे, सब कुछ जो प्रोडक्शन हो रही है ज़मीन में, जो कुछ उब रहे हैं, ये सब कुछ मार्केट में बेच रही है और अपना बिजनेस चला रही है, ठीक है। अब देखो दे वर ऑल डिस्ट्रेस्ड बाय द डेस्पर्ट बिहेवियर बाय द किंग एंड द फीडुअल लॉर्ड। और ये क्या हुआ था, देखो जमींदार लोगों से, जमींदार लोगों से ज़्यादा त्रस्त हो गया था। किस कारण के लिए, दे वांटेड टू गवर्नमेंट एंड व्हिच वुड सेफगार्ड एंड इंटरेस्ट द ट्रेडिंग क्लास इन एंड लोअर टैक्स। और क्या हुआ था, ये टैक्स के कारण टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया गया और ट्रेडिंग भी बंद कर दिया गया। मतलब राजा लोगों ने अपना बिजनेस को संभाल रहा था और किसी को कुछ मतलब अपने हिस्से से कुछ पैसा नहीं दे रही थी। इस कारण के लिए सभी लोगों ने राजा के विरोध जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो ए पार्ट दिस पीपल देयर वर आर्टिसन। अब देखो इस जगह में मिडिल क्लास में कौन कौन है और ये मिडिल क्लास स्ट्रगल किए हैं डेमोक्रेसी के लिए, यही तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देयर वर आर्टिसियंस एंड सर्फ लेबर एंड अदर्स हु वर फेड अप इन द फ्यूडुअल सिस्टम। ये सभी लोग विरोध किए फ्यूडुअल सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम के विरोध। आर्टिसियन यानी कि किसान लोगों ने विरोध किए हैं और सर्फ यानी कि देखो शार्प यानी कि मजदूर लोगों ने भी, लेबर लोगों ने भी, और अदर्स वेर फेड अप इन द फ्यूडुअल सिस्टम। ये फ्यूडुअल सिस्टम के विरोध किया था किसान, वर्कर्स, लेबर्स, ये सभी लोगों ने किया था। ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन भी किया था। दे नॉट ओनली वांटेड टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण के विरोध
एक्सप्लोइटेशन यानी कि शोषण, ये शोषण के विरुद्ध सभी लोगों ने चला गया था। फ्यूडल लैंड बट वांटेड टू मेक फंडामेंटल चेंज, ये समाज में चेंज लाने के लिए, इन देयर सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए किसान लोगों ने, मजदूर लोगों ने, किसान मजदूर ये सभी लोगों ने मिलकर जमींदार लोगों के खिलाफ चला गया था। Many among them wanted to establish republic in which the people would collectively own the productive asset like land and everyone would work a livelihood। अब देखो इस जगह में क्या बता रही है, इस जगह में बता रही है कि ये लैंडेड एरिया सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए, जमींदार के लिए ज़्यादा है और हम लोगों के लिए कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, we can see the there were striking difference the thinking of middle class and peasants or artisans, although both group joined hand to defeat चार्ल्स वान। अब देखो जैसे चार्ल्स वान के विरोध सभी लोग गया था, चार्ल्स वान का तो डेथ हुआ था क्योंकि चार्ल्स वान ने देखो टैक्स ज़्यादातर बढ़ा दिए हैं इस कारण के लिए। तो जैसे चार्ल्स वान के विरोध गया था मिडिल क्लास के लोग और पीजेंट यानी कि किसान लोग और आर्टिसियन लोगों ने भी चार्ल्स वान के खिलाफ गया था और चार्ल्स वान का डेथ हुआ था। और बाद में क्या होता है देखो, द पुअर स्टिल हैड नो पावर, लेकिन देखो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, रक्त नहीं बहाया है, यानी कि खून थोड़ा सा भी नहीं बहाया है, फिर भी ये सब कुछ मान लिया था विलियम और मैरी ने। इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा भी जगह नहीं था किन लोगों का, ये किसान लोगों का, ये वर्कर्स लोगों का थोड़ा सा भी जगह नहीं था। मान लिए हैं लेकिन ये इस जगह में कुछ भी डिसीजन लेने का हक नहीं था इन लोगों का। फिर क्या हो देखो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री गेन इंपॉर्टेंट एंड न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इमर्ज इन इंग्लैंड में ट्रेड और इंग्लैंड में ये इकोनॉमिक सिस्टम का इंडस्ट्रीज ज़्यादा बना। बाद में क्या हो, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज गेन इंपॉर्टेंट इन द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग इन इंग्लैंड में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बनने लगा और ज़्यादातर मालिक भी सभी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा। दिस इंक्रीज द क्लाउड टू पीपल वांटेड चेंज, और इस कारण के लिए ये सब कुछ चेंज हुआ है। द किंग, फ्यूडल लॉर्ड, लार्ज लैंड ओनर्स इन द 17th century could no longer thwart ambitions and the emerging new socio-economic group। अब देखो 17th century के बाद राजा का, फ्यूडल लॉर्ड यानी कि जमींदार लोगों का, लैंड लॉर्ड यानी कि वो जमींदारी है, तो देखो राजा लोगों का, जमींदार लोगों का जो राज था ये 17th century के बाद पूरा खत्म हो गया। फिर क्या हो देखो, ड्यूरिंग दोस डेज द यूरोपियन मिडिल क्लास वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ रेनेसांस। अब देखो इस टाइम में ये लोग प्रभावित हुए हैं, यूरोपियन मिडिल क्लास के लोग प्रभावित हुए हैं किससे, रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण में प्रभावित हुए हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में, साइंस के थ्रू चलने में ये लोग प्रभावित हुए, रिफॉर्मेशन एंड द एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट के थ्रू इन लोगों ने प्रभावित हुए हैं। अब देखो देयर आर मैनी पॉलिटिकल थिंकर, अब देखो ये सभी चिंता भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग आए हैं। इन लोगों में से एक इंपॉर्टेंट नेम इस जगह में लिखा है, देखो इन लोगों में से इंपॉर्टेंट लोग क्या क्या है। देयर आर मैनी पॉलिटिकल थिंकर हु ओप्ट ऑटोक्रेटिज्म यानी कि अकेले में राज करना, अकेले राज करने के विरोध बहुत लोगों ने किया था। इनमें से इंपॉर्टेंट नाम है जॉन लॉक, जीन जैक रस्क्यू, और देयर आइडियाज इंस्पायर्ड द डेमोक्रेटिक थॉट्स एंड फ्रेंच एंड अमेरिका रिवॉल्यूशन। और इन लोगों का जो आइडिया था, इन आइडिया की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था और डेमोक्रेसी इन लोगों को मिला था। तो चलो इन दोनों लोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जॉन लॉक के बारे में और जॉन जैक रेस्क्यू के बारे में। फास्टली देखो जॉन लॉक के बारे में बताऊँगा, देन बताऊँगा जॉन रेस्क्यू के बारे में। तो देखो जॉन लॉक कौन है। लॉक इज काउंटेड एमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिलोसोफर, ये एक मोस्ट प्रभावित करने वाला एक फिलोसोफर है इन द वर्ल्ड में। ही रोस्ट एगेंस्ट ऑटोक्रेटिज्म यानी कि अकेला राज करने के विरोध इन्होंने बहुत कुछ बुक लिखे हैं, एंड फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बुक लिखे हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी। ये सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी में ये इन्होंने क्या बताया देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पीपल कोऑपरेट टू एस्टेब्लिश ए स्टेट दैट हेल्प मीट देयर लाइवलीहुड नीड एंड प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअल राइट। और इस थ्योरी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कार किसका है, तो ये जॉन लॉक का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बता रही है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कोऑपरेट एस्टैब्लिश ए स्टेट, सभी पीपल कोऑपरेट करेंगे, एक स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए सभी पीपल कोऑपरेट करेंगे। और क्या कर रही है, इंडिविजुअल राइट के लिए भी सभी लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे का।
फिर उन्होंने देखो एक सजेशन दिया है, ये सजेशन बहुत अच्छा है। ही सजेस्टेड क्रिएटिंग थ्री इंडिपेंडेंट डिवीजन। उन्होंने 3 इंडिपेंडेंट डिवीजन का नाम बताया है। फर्स्ट में क्या देखो, मेकिंग ऑफ लॉ यानी कि कानून बनाना, मेकिंग यानी कि बनाना, मेकिंग लॉ यानी कि कानून बनाना, इम्प्लीमेंटिंग लॉ जो कानून बना रही है उसी कानून को लागू करना। देन क्या बता रही है देखो, डिस्पेंसिंग जस्टिस यानी कि न्याय का वितरण। तो फास्ट में क्या देखो, मेकिंग लॉ यानी कि कानून बना रही है, कानून बनाने के बाद इम्प्लीमेंटिंग लॉ उसी कानून को बनाने के बाद लागू कर रही है, और लागू करने के बाद उसे वितरण कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है चारों तरफ। ये 3 बात बताई है जॉन लॉक ने। और इसका देखो, इसका द्वारा प्रभावित हुए फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू, इसका द्वारा प्रभावित हुए हैं मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू का एक इंपॉर्टेंट देखो थ्योरी है सेपरेटिज्म ऑफ पावर, लेटर एस्टैब्लिश दिस आइडिया। और देखो द फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू लेटर एस्टैब्लिश दिस आइडिया, और ये आइडिया को प्रभावित किया है। ये जो सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी था, ये थ्योरी के बेस पर मॉन्टेस्क्यू ने क्या बता रही है देखो, ऑल मैनकाइंड बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंस, नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ लिबर्टी एंड प्रोफेशन। इन्होंने क्या बता रहे देखो, सभी मानव समान एवं स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र या समान है, किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति का जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति के हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने क्या बता रही है देखो, ये बात और एक बार अच्छे से सुन लो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। सभी मानव समान है और किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि पहुंचाने का किसी भी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर देखो जॉन जैक रूसो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो जॉन जैक रूसो के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो रूसो आउटलाइन हिज पॉलिटिकल थॉट 2 बुक्स। इन्होंने 2 बुक लिखे हैं। डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनिक्वलिटी के बारे में इन्होंने एक बुक लिखे है, इनिक्वलिटी की यानी कि असमानता के बारे में बुक लिखे है 1754 ने। और ऑन द सोशल कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी बुक लिखे है। ये 2 बुक लिखे हैं जॉन रूसो ने। एक एग्जाम पर पूछने का बहुत चांस है रूसो का। ये 2 बुक क्या क्या है तो आप लोगों को लिखना होगा, डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनिक्वलिटी एंड ऑन द सोशल कॉन्ट्रास्ट। ये 2 बुक लिखे हैं जॉन रूसो ने। ही बिलीव दैट ह्यूमन्स आर नेचुरली, उन्होंने बिलीव करते हैं ह्यूमन्स नेचुरली है एथिकल एंड सेल्फ कंट्रोल व्हेन दे लिव इन ए स्टेट नेचर, और ये ह्यूमन नेचर के ऊपर कंट्रोलर है। रेस्क्यू सेड देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बात देखो बहुत अच्छे से सुनो, देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द बिगिनिंग एंड द लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू एवरीवन। सभी लोग ये बिलोंग कर रही है, एवरीवन बिलोंग कर रही है। उन्होंने बता रही ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये लैंडेड एरिया किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, फॉरेस्ट किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये अर्थ सरफेस का एक चीज़ है जिस चीज़ को सभी लोगों ने मिलकर यूज़ कर सकते हैं, सभी लोगों ने मिलकर यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने और क्या बात बताया देखो, पीपल वर्कर टुगेदर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड कंज्यूम टू व्हाट दे प्रोड्यूस। अब देखो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी यानी कि सोसाइटी से यूज़ कर सकते हैं, अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सभी लोगों ने मिलकर यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बात बताई देखो, द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ लेबर, इनइक्वलिटी के बारे में तो बताई है, करप्शन ऑफ ह्यूमन के बारे में भी इन्होंने बताई है। अब देखो इसका एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वन ऑफ द रेस्यू मोस्ट फेमस कोट इज मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज ए चैन। अब देखो मैन इज बॉर्न फ्री यानी कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, एंड एवरीवेयर ही इज चैन। लेकिन ये जन्म लेने के बावजूद, ये स्वतंत्र जन्म लेने के बावजूद एक समाज का चेन में इसे बंधा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन जन्म लेने के बाद क्या होता है, ये एक समाज में बांधा हुआ रहता है। ठीक है, और उन्होंने देखो ही सेड सॉल्यूशन इन द फ्लाइट पीपल एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रास्ट के बारे में इन्होंने भी बताई है। सैक्रिफाइसिंग द प्राइमर्सी इन द नेचुरल डिजायर राइट टू गिव प्राइमर्सी जनरल विल, दिस विल एस्टेब्लिश थ्रू कलेक्टिवली डायलॉग इज बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। उन्होंने न्याय के ऊपर सब कुछ डिसीजन लेने के बारे में भी उन्होंने बताई है। तो चलो इस क्लास में यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाले बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू।